हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडिक नॉलेज सिस्टम के उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो मीनिंग ऑफ शास्त्र देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र देखेंगे। तो जनरली 6 पार्ट में हमने क्लासिफाई करा है शास्त्र को, मतलब वर्गीकरण करा है शास्त्र को। वेदांग शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपवेद है, धर्मशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है एंड मैथमेटिकल शास्त्र है। और हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है शास्त्र की, तो वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि इसमें संस्कृत टर्म ज़्यादा होंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने में मे बी मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। एंड मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी आपके सब्जेक्ट कवर होंगे, मैं सभी कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी चैनल नई है अभी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि और अच्छे से मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। और आप अगर यूजीसी नेट या जीसेट के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत यूज़फुल रहेगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के सभी कंटेंट आपको फ्री में यहाँ पे मैं कवर करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शास्त्र का। तो मैंने यहाँ पे हिंदी एंड गुजराती दोनों में इसको ऐड करा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। शास्त्र इज़ अ संस्कृत टर्म दैट रेफर टू द सिस्टमेटिक एंड ऑथोरिटेटिव बॉडी ऑफ द नॉलेज ऑफन इन फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट और स्क्रिप्चर। तो शास्त्र एक संस्कृत शब्द है जो ज्ञान के एक व्यवस्थित और आधिकारिक निकाय को संदर्भित करता है और अक्सर एक पाठ्य शास्त्र के रूप में होता है। तो शास्त्र से हम क्या समझ रहे हैं कि पूरे एक हमें नॉलेज प्रोवाइड करने वाली एक बुक है, ठीक है। हम इस बुक को क्या मान रहे हैं, शास्त्र, ठीक है। इट एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग फिलोसफी, साइंस, आर्ट, एथिक्स एंड मोर। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर हो जाती है कि किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, कौन कौन सी चीज़ें फिलोसफी में आएंगी, साइंस, आर्ट, एथिक्स एंड सभी चीज़ों को उस शास्त्र में, मतलब कि उस नॉलेज वाली बुक में कवर कर लिया गया है। द टर्म emphasize the importance of the acquiring knowledge through the rigorous study, practice and adherence to the established principle। तो ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे भार रख रही है, ये कि हमने बहुत कठोर अध्ययन करना है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी है, उसकी प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी है एंड उनके सभी सिद्धांतों का हमने पालन करना है। इस चीज़ पे शास्त्र भार रखते हैं। मीनिंग क्या है शास्त्र के, तो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, ठीक है। तो एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसको किसी भी विशेष क्षेत्र में संगठित और संरचित ज्ञान का प्रतीक है, जो दिशा निर्देशन, सिद्धांत और पालन करने के लिए नियमन प्रदान करता है। तो हमें प्रॉपर किस तरह से हमने चीज़ों को जानना है, किसी चीज़ को जानना है तो हमने वहाँ पे प्रॉपर वे में उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है, उसके प्रिंसिपल्स, रूल्स को फॉलो करना है, तो हम वहाँ उस नॉलेज को ग्रहण कर पाएंगे। फिर है ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। शास्त्र इज ऑफन कंसिडर ऑथोरिटेटिव ड्यू टू द ओरिजिन इन एंशिएंट विजडम, मेकिंग इन रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। तो हमने ये जाना कि एक्चुअल में जो शास्त्र है वो अधिकार और प्रामाणिकता पे भार रखते हैं, कि जहाँ हम मानते हैं कि जो शास्त्र हम सबसे पुराने हैं, तो जिन्होंने वो सूचन करा है, मार्गदर्शन दिया है, हमने वो विश्वसनीय स्रोत बना है, ठीक है, कि वो हमने पता है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो सभी चीज़ें सच ही है। तो वो ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिसिटी हमें बता रही है शास्त्र। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ विजडम। तो प्रिजर्वेशन ऑफ विजडम से हम क्या समझ रहे हैं, तो ज्ञान का संरक्षण करती है। कि कई शास्त्र प्राचीन ग्रंथ है जो पीढ़ियों में मूल्यवान ज्ञान को संरक्षित करने का काम करते हैं। समय के साथ इसके नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर रूढ़िचुस्त नहीं रहना है, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन करना है, लेकिन उसको हमने क्या करना है, हम वहाँ से मिलने वाली नॉलेज को हमने ग्रहण करना है। फिर गाइडेंस एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, मार्गदर्शन और दिशा प्रोवाइड करती है कि हमने किस तरह से जीवन का हर पहलू को हमने समझना है और उसमें दिखाए गए मार्गदर्शन को हमने जानना है। फिर एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे समग्र दृष्टिकोण हमें प्रोवाइड करती है किस तरह से शास्त्र टेक्स्ट ऑफन प्रेजेंट अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द सब्जेक्ट एड्रेसिंग मल्टीपल डायमेंशन एंड एनकरेजिंग वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग। तो वो अक्सर एक विषय या समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो कई आयामों और संबंधों
करते हैं एंड एक अच्छी तरह से समझ को प्रोत्साहित करते हैं। तो सभी चीज़ों को समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है, किसी भी एक चीज़ को नहीं वहाँ पे देखा गया है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच को वहाँ पे जाना गया है। और गुजराती में भी लिखा हुआ है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप ये भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र या तो वर्गीकरण ऑफ शास्त्र किस टर्म में, मतलब किस तरह से किया गया है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने जो यहाँ पे कवर करे हैं वो इन जनरल है, इससे ज़्यादा और आप अलग अलग सोर्सेस देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन करे गए हैं, लेकिन इन जनरल ये क्लासिफिकेशन देखा गया है। तो मैंने वो इन जनरल जो देखा गया है मैंने वो कवर करा है, तो आई होप सो आपको सही लगेगा। इन द इंडिक नॉलेज सिस्टम द टर्म शास्त्र रेफर टू द बॉडी ऑफ नॉलेज और द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज़ ऑफन कंसिडर ऑथोरिटेटिव एंड सिस्टमेटिक। तो अगर आपकी एग्ज़ाम इन रिटन फॉर्म में है तो यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से आप लिख सकते हैं कि एक्चुअल में भारतीय ज्ञान प्रणाली में शास्त्र शब्द का अर्थ ज्ञान के एक निकाय और अध्ययन के क्षेत्र से है जिसे अक्षर आधिकारिक और व्यवस्थित माना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कि जैसे कि फिलोसॉफी, एथिक्स, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एंड मोर। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि नैतिकता, विज्ञान, चिकित्सा, कला और बहुत कुछ सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो कौन कौन सी चीज़ों में सामान्य वर्गीकरण करा गया है, तो अभी मेन टॉपिक हमारा चालू होता है। फर्स्ट है वेदांग शास्त्र। द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द श्रुति रिवील द लिटरेचर एंड द स्मृति मेमोराइज द लिटरेचर। तो श्रुति एंड स्मृति ये याद रखना है। अगर आपके एमसीक्यू फॉर्म में एग्ज़ाम होती है तो यहाँ पे आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्रुति मतलब क्या, प्रगट साहित्य, एंड स्मृति मतलब क्या, कंठस्थ साहित्य शामिल है। तो स्मृति तो पता ही है हमें, मेमोरी, एंड श्रुति मतलब क्या कि हमने जो लिटरेचर पढ़ा है हम उसको बोलेंगे श्रुति। तो श्रुति लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द वेदास, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेद है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऋग्वेद में कौन सी चीज़ है, जहाँ पे ऋग्वेद में करी जाएगी प्रार्थनाओं का संग्रह, यजुर्वेद में होगी यज्ञ संबंधित पुस्तिका, सामवेद में होगी अधिकांशत संगीतमय रूप में ऋग्वेद में भजन, एंड अथर्ववेद में हो गए जादुई आकर्षण। तो क्या होगा, ऋग्वेद में प्रेयर से रिलेटेड, फिर यजुर्वेद में जो यज्ञ वगैरह करा जाता है उसकी विधियाँ सब यजुर्वेद में लिखी गई हैं, फिर सामवेद में संगीत से रिलेटेड सभी चीज़ें लिखी गई हैं, एंड जो मोस्टली ऋग्वेद में लिखे गए जो संगीत है उसको प्रॉपर वे में सामवेद में करा गया है। एंड अथर्ववेद में जब सभी चीज़ें क्या है, मैजिकल चार्म्स जो है सबसे ज़्यादा वो अथर्ववेद में देखे गए। तो 4 वेद है, तो चारों वेद के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो हमने यहाँ पे देखे। तो ये भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो वेदांग जो है, ठीक है, जो मेन हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है शास्त्र को वेदांग के फॉर्म में करा गया है, तो ह्यूमन बॉडी के साथ उसको कनेक्ट करा गया है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 वेदांग है जिसको हमारे बॉडी के कुछ पार्ट के साथ कनेक्ट करा गए। मतलब जो छंद है वो कहाँ से हम करेंगे, लेग से कनेक्टेड है। जो कल्प है वो हैंड के साथ है, ज्योतिष है वो आइज़ के साथ है, निरुक्ता है वो ईयर्स के साथ, शिक्षा है वो नोज़, एंड व्याकरण है वो फेस के साथ। तो एमसीक्यू फॉर्म में हो या फिर आपकी रिटन एग्ज़ाम हो तो ये आपको एक अच्छे से चार्ट बना देना है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो कौन से बॉडी पार्ट के साथ कौन सा वेदांग कनेक्टेड है वो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो वेदांग शास्त्र में एक एक करके आप अच्छे से देखेंगे। वेदांग आर 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन एसोसिएट, तो 6 है, एंड स्टडी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। तो 6 पार्ट में डिवाइड करा गया है वेदांग को भी। तो फर्स्ट कौन सी है हमने देखी, फर्स्ट है 6 वेदांग है, जिसमें फर्स्ट शिक्षा जो किसके साथ है, ध्वनि विज्ञान, मतलब क्या होगी कि जो फोनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। इंग्लिश भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, तो कहीं भी कन्फ्यूजन होगी ना, आपको हिंदी में भी करेंगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएंगे कुछ वर्ड्स। कल्पा है तो वो किसके साथ कनेक्टेड है, अनुष्ठान के साथ। व्याकरण है तो वो तो आपको पता ही है, ग्रामर। फिर है निरुक्ता जो एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्टेड है, तो एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, व्याख्या लिखी गई होगी। फिर होगी छंद है वो वैदिक मीटर है, तो वैदिक मीटर को वैदिक मीटर ही लिखा गया है। और ज्योतिष है मतलब वो तो एस्ट्रोलॉजी। तो आई होप सो ये 6 आपको चीज़ें समझ आई होंगी, इनको हमने इन डिटेल देखना है अभी।
फिर इसमें लिखा है शिक्षा एंड छंद है आर एड्स ऑफ द प्रोनाउंसिंग एंड रेक्टिंग द वैदिक मंत्रास करेक्टली। तो किस तरह से शिक्षा और छंद है, जो फर्स्ट है शिक्षा और छंद, वो वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण पाठ करने के सहायक करते हैं। तो ऑब्वियसली शिक्षा होनी चाहिए, मतलब वो ध्वनि के साथ कनेक्टेड है ना, सही। फिर है छंद, जो वैदिक मीटर है कि किस तरह से उसको हमने प्रोनाउंस करना है, वो दोनों किसके साथ कनेक्टेड है, उच्चारण पाठ करने के साथ कनेक्टेड है कि सही मंत्र सही वे में प्रोनाउंस करे जाए। फिर है व्याकरण और निरुक्ता, तो उनको अर्थ को समझने के लिए है। और ज्योतिष और देखिए जो मंत्र लिखे गए हैं उनका अर्थ कहाँ पे होगा, व्याकरण एंड निरुक्ता में होगा। और ज्योतिष एंड कल्प में क्या हेल्प करती है, अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेथड फॉर परफॉर्मिंग द वैदिक सैक्रिफिशियल रिटीज एंड रिचुअल्स। तो फिर हमें ये क्या हो गया, ज्योतिष एंड कल्प क्या प्रोवाइड करती है, वैदिक यज्ञ संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए उपयुक्त समय एंड तरीके प्रदान करते हैं। हम जब कोई भी करते हैं ना, घर में कोई पूजा पाठ करनी हो तो हम कहते हैं ना मुहूर्त निकलवा के हम कोई पूजा करते हैं, तो सही समय हमने कहाँ पे मिलेगा, ज्योतिष में देखने को मिलेगा। तो और कल्प ज्योतिष के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा, अनुष्ठान करने के लिए हमें कौन सा समय सही लगेगा वो यहाँ पे लिखा है। तो आई होप सो ये देखिए हिंदी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। फिर है 6 वेदांग आर शिक्षा, कल्पा, व्याकरण जो ग्रामर के साथ है, कल्पा, फिर निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमी, छंद है मीटर या चांस एंड वर्सेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इन डिटेल हम देखने वाले हैं अभी। शिक्षा, द फर्स्ट शिक्षा, दिस ऑक्सिलरी डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द लेटर ऑफ द संस्कृत अल्फाबेट, action, quantity, stress, melody and rules of the euphotic combination of words during the Vedic recitation। तो शिक्षा में क्या होगा, इस सहायक अनुशासन में संस्कृत वर्णमाला में अक्षरों, उच्चारण, मात्रा, तनाव, माधुर्य और वैदिक पाठ के दौरान शब्दों के व्यंजनात्मक संयोजन के नियमों पर ध्यान केंद्रित गया है। तो पहले ही हमने देखा कि शिक्षा में क्या हो रहा है कि जो फोटोइक हमने देखा आगे कि ध्वनि विज्ञान के साथ कनेक्टेड है। तो हम जो उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पे मंत्रों का, हमने जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करना है वहीं पे किसी डिसिप्लिन में हमने करना है, उसकी मात्रा कैसे होगी, उस अक्षर कैसे होंगे, वो किस माधुर्य के साथ हमने वो उच्चारण करना है, वो यहाँ पे है। फिर है लेस डाउन द रूल्स ऑफ द फोनेटिक pronunciation, sounds and duration of the utterance of the each syllabus euphony. The goal is to achieve correct pronunciation and articulation through the अक्षरा शुद्धि, जिसमें अक्षर शुद्धि जो होगा सिलेबस प्योरिटी के साथ होगा, स्वर शुद्धि जो टोनल के साथ होगा, फिर होगा पिच इसमें ये स्वर शुद्धि पिच प्योरिटी में, एंड द मंत्र शुद्धि जो होगा ड्यूरेशन प्योरिटी, एंड फिर होगा बलम जो फोर्स ऑफ द आर्टिकुलेशन, एंड समम जो होगा इवनेस, एंड द लास्ट होगा संतना जो होगा कंटिन्यूटी के साथ। और हिंदी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए अगर ये ध्वनि विज्ञान है तो उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम कोई भी उच्चारण कर रहे, ठीक है, कि प्रत्येक शब्दांश के उच्चारण जो ध्वनि के साथ कनेक्टेड है, इसका लक्ष्य अक्षर शुद्धि के साथ है, अक्षर शुद्धि। और जहाँ पे होगा स्वर शुद्धि जो होगा स्वर की पिच शुद्धता। हम कोई भी देखिए गाना गाते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात पर उस मंत्र के अलावा अगर हम कोई गाना गाते हैं तो यहाँ पे पहले तो अक्षर शुद्धि होनी चाहिए, उसका प्रॉपर वे में हमें प्रोनाउंसिएशन करना है, उसका अक्षर एकदम क्लियर होने चाहिए, स्वर हमारा सही होना चाहिए, पिच के अनुसार हमारी पिच कितनी सही है, लंबी या शॉर्ट है, किस तरह से। फिर होगी मात्रा शुद्धि, मात्रा मतलब क्या होगी, अवधि शुद्धता के, उसमें हमने कोई देखिए यहाँ पे शुद्धता की छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, तो इस तरह से कौन सी मात्रा लगाई गई है। फिर है बलम जो उच्चारण का बल दिखाता है कि हम कितने लंबे टाइम तक अपनी जो सांस है वो रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। फिर होगा समम जो होगी समरूपता दिखाता है, और लास्ट है संतान जिसमें है निरंतरता, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उच्चारण प्राप्तता कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि अक्षरा, स्वरा, फिर है यहाँ पे क्या गया मंत्र, बलम, समम एंड संतना। तो आप ऐसे सीक्वेंस में इसको लगा देंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर है कल्प, तो कल्प से क्या, द सेकंड वेदांग इज अ कल्प रिचुअल विच इज कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द वेदास पुरुष। तो दूसरा वेदांग कल्प है अनुष्ठान जिसे हम वेद पुरुष की पूजा कहा जाता है। कल्प का शाब्दिक अर्थ है पवित्र नियम या कानून,
ठीक है, जिसका नाम पवित्र नियम या कानून कह सकते हैं। सूत्र ज्ञान के धागे या छोटे कथन के जिनका उपयोग स्मारक नियमों के रूप में किया जाता है। कल्प वेदों के व्यवहारिक, औपचारिक, बलिदान और अनुष्ठान पहलू परिवार में जन्म, शादी और मृत्यु जैसी घटनाओं के साथ साथ अपने जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण और उचित कर्तव्यों पर चर्चा करता है। तो कल्प में कौन सी चीज़ें आएगी, हमने आगे ही देखा कि कल्प में क्या आ रहा है कि अनुष्ठान सिद्धांत, कि हमने किस तरह से वो सभी चीज़ों को पालन करना है, वो हमें कहाँ देखा मिलेगी, कल्प में। तो कल्प में सभी चीज़ें आएगी, जो प्रैक्टिकल सेरेमनी है हमारी, सभी रिचुअल्स किस तरह से हमने करने हैं, वो सभी चीज़ें कल्प में हमने देखी। फिर है व्याकरण, तो ये तो ग्रामर के साथ है। थर्ड वेदांग इज व्याकरण और द ग्रामर विच इज़ नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग द वेदा। इट्स कॉल्ड द माउथ ऑफ द वेदास पुरुष। तो ये क्या कहा जाता है, क्या गया, इसे पूरी तरह से वेद पुरुष का मुख कहा गया है, इसको मुख कहा गया है। और हमने क्या कहा, कल्प को क्या कहा गया है, उसकी भुजाएं, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, उसके आर्म्स। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एग्ज़ाम थोड़ी टफ लेवल की आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दी जाती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अगर पूछे जा सकते हैं। कल्प को आर्म्स कहा गया है वेद पुरुष के, और व्याकरण को मुख। तो व्याकरण तो हम समझ रहे हैं कि उसको मुख कहा गया है। ये देखिए छोटे छोटे तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिए हैं, जो ये है ना, कल्प को भुजाएं मतलब हाथ कहा गया है, और व्याकरण को कहा गया, फेस कहा गया है, मतलब मुख कहा गया है, ठीक है। फिर कहा गया, हाँ, मुख कहा गया है। द ओल्ड वेदांग टेक्स्ट ऑफ द व्याकरण आर इटर्नली लॉस्ट टुडे, ठीक है। पहले जिस तरह से ग्रामर वगैरह यूज़ होती थी, वो आजकल तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। इन द अरान्यास वी फाउंड सम टेक्निकल टर्म्स ऑफ द ग्रामर। द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस वेदांग इज द अष्टाध्यायी ऑफ द पाणिनि। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है हमें व्याकरण के साथ जो ऋषि जुड़े हुए हैं, कौन है, पाणिनि, विच बिलोंग टू द लेटर पीरियड। इट इज़ इंडिया एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ द ग्रामर। इट इज़ नॉट एसोसिएट विद एनी वैदिक स्कूल, ठीक है। तो जो ग्रामर के साथ पाणिनि जुड़े हुए हैं, हमें ये ध्यान रखना है, व्याकरण के साथ पाणिनि है। फिर है निरुक्ता। निरुक्ता वेदांग इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द वेदा। तो ये ईयर कहा गया है, कान कहे गए वेदा, वेदा पुरुष। निरुक्ता मीन्स एटोमोलॉजी एंड इट्स एक्सप्लेन द रीजन वाई अ पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बीन यूज, दैट इज मीनिंग ऑफ द यूसेज। हमने जो वर्ड यूज़ करे हैं मंत्र में, तो वो क्यों यूज़ करे हैं, वो हमें ये सूत्र हमें बताता है। निरुक्ता इज द साइंस ऑफ द एटोमोलॉजी। तो मतलब क्या है, निरुक्ता हमने निरुक्ता व्युक्तिक विज्ञान का विज्ञान है। ये विभिन्न संदर्भों में शब्दों के मूल और अर्थ की व्युत्पत्ति की व्याख्या करता है। निरुक्त विशेष रूप से वेदों में पाए जाने वाले अस्पष्ट शब्दों की व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्याओं का स्पष्टीकरणों में संबंधित है। तो निरुक्ता से हमने जो वर्ड्स हमने चूज़ करे हैं, उसको स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेशली उसको क्लैरिफिकेशन के लिए निरुक्ता यूज़ होता है, कि हमने वो वर्ड क्यों यूज़ किया, उस वर्ड की जो व्याख्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, वो निरुक्ता में हमने मिलेगी। फिर है छंद। छंद किसके साथ कनेक्टेड है, छंद इज द साइंस ऑफ द मीटर। छंद डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द मीटर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस वैदिक हाइम्स। इन द संस्कृत वर्ड द पद is used as the metrical unit. The measurement is made depending on the number of syllables used. Syllables are classified into two category, गुरु एंड लघु। हम बोलते हैं ना कि गुरु एंड लघु कैटेगरी में छंद प्रोवाइड करे गए हैं। अगर आपने हिंदी या गुजराती में पढ़े होंगे छंद से रिलेटेड चीज़ें, तो छंद विभिन्न वैदिक भजनों के निर्माण में उपयोग होता है छंद का, एंड ये केवल जाने वाले मीटर के प्रकारों के विश्लेषण से संबंधित है। संस्कृत में पद शब्द का उपयोग मीटरिक इकाई के रूप में किया जाता है, कि छंद की मतलब जो छंद हमने क्रिएट करना है, ठीक है, कि हम बोलते हैं ना कोई लाइन है कि हम बोले कि ये प्रॉपर वे में एक दो लाइन हमने लिखनी है, तो उसको किस तरह से हम काउंट करके लिखे। तो छंद में वही है कि कितने पद होने चाहिए। हम यहाँ पे वर्ड्स बोलते हैं, वो यहाँ पे पद बोलते हैं। माप का उपयोग किए गए अक्षरों की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो संख्या कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे पता चलेगी। अक्षरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करा गया है, गुरु एंड लघु के रूप में। तो छंद यहाँ पे काम आएगी। फिर है लास्ट ज्योतिष। द लास्ट वेदांग ज्योतिष इज कॉल्ड फॉर द आई ऑफ द ऑर्गन ऑफ द आई साइड ऑफ द वेदा पुरुष, ठीक है। तो ज्योतिष को आई कहा गया है। ज्योतिष डील विद द एस्ट्रोनॉमिकल एंड द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फिक्सिंग ऑस्पिशियस डेट एंड अ टाइम टू परफॉर्म वैदिक
वेरियस वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स इंक्लूडिंग द सेक्रेमेंट्स और द राइट्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो हमने सभी कर्म कांड या फिर लग्न विधि या कोई भी चीज़ें हो वो हमें ज्योतिष विद्या से हम करते हैं। ठीक है, तो जहाँ में शुभ समय आमतौर पर चमकदार पिंडों जैसे कि उसको ज्योतिष जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति को देख के हम करते हैं। ठीक है, तो सूर्य को देखकर, चंद्र को देखकर या सितारों को देखकर हम अपना जो भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्योतिष विद्या में आता है। परंपरा के अनुसार ऋषि भृगु को पहला व्यक्ति कहा गया है जिन्होंने ज्योतिष का ज्ञान को पूर्ण किया और पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जन्म कुंडली का रिकॉर्ड बनाया। तो कहाँ पे है ज्योतिष के साथ कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं? ऋषि भृगु। ग्रामर के साथ कौन जुड़े हुए थे? ऋषि पाणिनि। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए सभी चीज़ें हम फटाफट देख लेते हैं। फिलोसफी इन इंडियन context is referred to which means vision or insight into the reality. There are two branches of Indian philosophy. तो दो टाइप में ब्रांचेस डिवाइडेड है इंडियन फिलोसॉफी की। एक है ऑर्थोडॉक्स, एक है अनऑर्थोडॉक्स। मतलब एक होंगे आस्तिक लोग, एक होंगे नास्तिक लोग। ठीक है, जो भगवान को मतलब हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो शास्त्र को मानते वाले लोग एंड जो शास्त्र को नहीं मानते हैं। द अनऑर्थोडॉक्स ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक एक्सेट्रा डज नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेद। जो वेदों को नहीं मानते वो अपने कुछ नए नियम बना के अपना नया धर्म मतलब बनाया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है या चारवाक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वेदों को नहीं मानते, उन्होंने खुद से अपना नया पथ दर्शन बनाया है। ठीक है, और फिलोसॉफी में कौन कौन से टाइप्स हैं? यहाँ पे 6 फिलोसॉफी है। एक पूर्व मीमांसा जो किसने दी है? जैमिनी ऋषि ने दी है। उत्तर मीमांसा या वेदांता किसने दी है? बद्रायना या शंकराना। फिर न्याय किसने दिया है? गौतम ने। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ऋषियों का नाम याद ही रखना है। वैशेषिका है कन्नड़, फिर सांख्य है कपिला एंड योग तो पतंजलि। आपको पता है न्याय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, गौतम ने, पतंजलि तो आपको याद रह जाएगा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी। तो न्याय दर्शन इज कंसर्न विद द रूल्स ऑफ द लॉजिक। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना आपको न्याय किस तरह से मिल सकता है। तो हम किस तरह से न्याय कर सकते हैं? पहले तो देखिए, हमें कोई चीज़ प्रत्यक्ष दिखे, ठीक है, जो परसेप्शन, मुझे आंखों दिखे, मैं अगर कुछ कहीं किसी का कुछ खून हो गया तो हम बोलते हैं ना आई विटनेस लाइए। अगर कोई आई विटनेस है तो वो क्या होगा? मेरे आंखों के सामने हुआ तो मैं उसको बोल सकती हूँ, उससे मुझे नॉलेज मिली। तो न्याय कहाँ से नॉलेज मिल रही है? तो मुझे आंखों दिखी नॉलेज मिली प्रत्यक्ष से। फिर हुआ अनुमान, इन्फ्रेंस। अनुमान लगा के भी तो न्याय मिल सकता है कि मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ है तो ऐसा तो होगा ही। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है, अभी तो बारिश की सीज़न है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आसमान में बादल है तो बारिश होगी। हमने क्या लगाया? अनुमान लगाया। ठीक है, तो वो क्या हो गई? फिर बारिश हो गई, तो हो गया ना, हमारा अनुमान सही हो गया। तो हमने वहाँ पे अनुमान से हमने नॉलेज मिली, आकाश हमने आसमान में बहुत काले काले बादल दिख रहे हैं तो बारिश होगी, इस तरह से अनुमान हो गया। फिर हो गया उपमाना, मतलब क्या है? कंपैरिजन करके भी हमें नॉलेज मिलता है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि यार ये अगर इस चीज़ हमारे बेस है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो हमने उसके अनुसार हमने कंपैरिजन करके नॉलेज मिली। फिर है शब्द से भी नॉलेज मिलती है। शब्द किस तरह से हो सकती है? टेस्टिमोनी ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट। तो शब्द के भी दो होंगे, जो हमारे हम बोलते हैं कि जो हमारे वेद में या फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें चीज़ें बोली गई हैं तो वो तो सही ही होगी, लेकिन उस धर्म ग्रंथ को जो लोग बोलते हैं मतलब कि पढ़ के बोलते हैं और कुछ अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहे हैं, तो हम वो पर्टिकुलर पर्सन को हम नहीं बोल सकते कि वो 100% सही बोलता होगा, लेकिन धर्म में बोला गया है वो तो सही है। ठीक है, तो न्याय लिटरली मीन्स रूल्स एंड मेथड और जजमेंट, तो जिसकी मदद से हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। ठीक है, गेनिंग द नॉलेज। फिर है वैशेषिका, जो किसने दिया है? कन्नड़ ने। तो वैशेषिका से क्या समझते हैं हम? दिस बेसिस ऑफ द स्कूल फिलोसॉफी इज दैट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल यूनिवर्स आर reducible of the finite number of atoms and Brahma is regarded as the fundamental force that cause consciousness in these atoms। तो एटम की बात करी गई है और बोल रहा है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो एटम की मदद से हुआ है।
वैशेषिका सिस्टम इज कंसिडर एज अ रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसॉफी यूनिवर्स, जहाँ पे उसने पंच तत्व की बात करी है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। ठीक है, हमने बोला है ना कि जिस तरह से कि पंच तत्व है पानी, आग और हवा, धरती और आकाश, इस तरह से। They believe that God is guiding principle. The living beings are rewarded or punished according to the law of karma. यहाँ पे वैशेषिका ने कर्म की बात करी गई है based on the action of the merit and demerit. तो हमने जो हमारे पूरे जीवन में जो भी करा है, हमारे कर्म के अनुसार हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है। तो वैशेषिका ने ये बोला है। फिर है सांख्य, जो किसने दिया है? कपिला ने। सांख्य इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स philosophy of the system, and they postulate that everything is reality system from पुरुष एंड प्रकृति। तो पुरुष एंड प्रकृति की किस में बात हुई है? तो सांख्य ने। इस तरह से आपको कीवर्ड से चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे पुरुष में कौन सी चीज़ आएगी? सेल्फ, सोल एंड माइंड। एंड प्रकृति में आएगी मैटर्स, क्रिएटिव एनर्जी एंड एजेंसी एंड एनर्जी की बात आएगी। तो पुरुष एंड प्रकृति की बात सांख्य में आएगी। पुरुष कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज वाइल प्रकृति ब्रिंग्स चेंज इन ऑल ऑब्जेक्टिव। पुरुष कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। पुरुष से मतलब क्या है? हम लोग। एंड प्रकृति ही सभी चीज़ का आधार है और उसकी मदद से ही सभी चीज़ें चेंज होती है। फिर है योग। योग तो पतंजलि पता है, लिटरली मीन्स द यूनियन ऑफ द टू प्रिंसिपल एंटिटीज। योजिक टेक्निक्स कंट्रोल बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन, दस कंसिडर एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम ऑफ द मुक्ति। तो योग करने से लास्ट में हम चाहते हैं कि हमें योग करते करते मुक्ति मिले, इस तरह से। तो उसके जो सेल्फ कंट्रोल की जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से होती है? फर्स्ट होगी यमा, मतलब क्या? प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल यमा। फिर होगी ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ में एक पहले ये देख लेते हैं संस्कृत जो है। यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो यमा से क्या होगा? प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। पहले तो हमें प्रैक्टिस करना है सेल्फ कंट्रोल पे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे उसके रूल्स को, नियम को। फिर होगा आसन, तो फिक्स पोस्चर हमें करना है। फिर प्राणायाम, तो प्राणायाम मतलब क्या? ब्रेथ कंट्रोल। फिर प्रत्याहार मतलब चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। और फिर होगा धरना, जहाँ पर फिक्सिंग द माइंड, हम अपना माइंड फिक्स कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना योग करते समय आंख बंद करके आप किसी एक चीज़ पे अपना माइंड को फोकस करने की कोशिश करिए, इस तरह से। और ध्यान में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चूज एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे हम फिर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने चूज़ करा है। एंड कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, और हम अपने आप को कहीं मतलब उस चीज़ में खो देते हैं। एंड मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, जो जिसको हम बोलते हैं समाधि की सिचुएशन ना आ जाए तब तक हमने उस चीज़ को इतना फोकस करके रखना है। योगा एडमिट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एज ए टीचर एंड अ गाइड, ठीक है। तो वही है टीचर एंड अ गाइड, गॉड को ही यहाँ पे माना गया है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उपवेद से रिलेटेड, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।